डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वज्र गुणन विधि के बारे में जानेंगे और प्रश्नावली 3.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आइए सीधे सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन से समझते हैं कि किसी रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से कैसे हल करेंगे। तो प्रश्नावली 3.5 का पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस के 9y माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो एक रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल या कोई हल नहीं या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके लिए शर्त हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई रैखिक समीकरण युग्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस रैखिक समीकरण युग्म के युग्म का अद्वितीय हल होगा यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसका होगा अद्वितीय हल। और a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ऐसी स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका समीकरण निकाय असंगत होंगे। और a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये कंडीशन याद रखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इसको ये चेक करना है, इसका अद्वितीय हल है या अपरिमित हल है या कोई हल नहीं है। तो इसकी पहले समीकरण की तुलना कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरे समीकरण की कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a1 इक्वल टू आ जाएगा 1, b1 आ जाएगा आपका -3 और c1 आ जाएगा -3, a2 आ जाएगा आपका 3, b2 इक्वल टू -9 एंड c2 इक्वल टू -2। तो यहाँ निकालें a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू -3 अपॉन -9, माइनस माइनस कैंसिल 1/3, तो ये भी आ जाएगा 1/3। और c1 अपॉन c2 की अगर वैल्यू निकालें तो -3 अपॉन -2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2। तो यहाँ क्या देखते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की वैल्यू सेम है, c1 अपॉन c2 की वैल्यू 3.2 है, जो कि इन दोनों अनुपातों के बराबर नहीं है। इसका मतलब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। समीकरण निकाय असंगत है। इसका सेकंड पार्ट है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखें, तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला। इसको लिख देंगे 2x प्लस वाई माइनस के 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y और 8 को इधर पक्षांतर करें तो माइनस के 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर पहले समीकरण जो दिया है तो यहाँ इसकी तुलना कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इसकी तुलना कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू आ जाएगा 1 एंड c1 इक्वल टू आ जाएगा -5, a2 बराबर 3, b2
बराबर आ जाएगा 2 और C2 बराबर आ जाएगा -8। तो हम यहाँ पर A1/A2 का मान निकालें तो आ जाएगा 2/3 और B1/B2 का मान निकालें तो आएगा 1/2, जो कि दोनों अनुपात बराबर नहीं है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, इसका एक अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल होने की स्थिति में इसको हमें वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x अपॉन और यहाँ लिखेंगे y अपॉन इक्वल टू 1/। तो x अपॉन जब करते हैं तो x के टर्म्स पद को दबाते हैं, x के पदों को दबा लेंगे। तो यहाँ पर y का गुणांक कितना है 1, यहाँ पर y का गुणांक है 2, तो यहाँ लिख लें। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये 1 है, 1 लिख लो और y का गुणांक है 2, अचर पद, इसके बाद अचर पद लिखें 5, 8 और इसके बाद में 2, 3, ये 2 और 3, 2, 3 और 1, 2 से शुरू किया है तो 1, 2 से इसको बाद में लिख देंगे। 1, 2 को 1, 2 यहाँ लिखा है तो यहाँ पर 1, 2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ लिखेंगे 1। अब x बटे जो लिखना है 1 का -8 में गुणा करेंगे और माइनस का चिन्ह लगा के 2 का -5 में गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा करेंगे -8 में तो 1 इंटू -8, बीच में चिन्ह लगाएं माइनस का। 2 का गुणा करेंगे -5 में, 2 इंटू -5। अब बाई अपॉन करना है तो -5 का गुणा 3 में और 8 का गुणा करेंगे 2 में। तो ये हो जाएगा आपका -5 इंटू 3 और -8 इंटू 2। 1 अपॉन करेंगे तो 2 इंटू 2, इसका गुणा करेंगे 2 का गुणा 2 में, 3 का गुणा 1 में, माइनस का चिन्ह लगाएंगे 3 इंटू 1 और इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन -8 माइनस और माइनस प्लस 10 y अपॉन 5×3 और माइनस और माइनस प्लस 8 दूनी 16, 1 अपॉन 2 दूनी 4, 3 एकन 3। यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 8 घट जाएंगे तो 2 बचेगा, y अपॉन 16 में से 15 घट जाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ 1, 4 में से 1 जाएगा तो 1। तो x अपॉन 2 को इसके बराबर लिखेंगे, x अपॉन 2, यहाँ पर 1/1 का मतलब 1, x बराबर आ जाएगा 2 और y अपॉन 1 इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1 के बराबर तो y इक्वल टू आ जाएगा 1। तो x का मान आया 2 एंड y का मान 1। ये समीकरण युग्म का हल होगा। अगला पार्ट है 3x माइनस के 5y इक्वल टू 20 और 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। सबसे पहले से चेक करें कि इसका अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनंत हल है। तो इसमें इसकी तुलना कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, उसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a1 इक्वल टू आ जाएगा 3, b1 आ जाएगा आपका -5 और c1 इक्वल टू, ये बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो -20। a2 बराबर आ जाएगा 6, b2 बराबर होगा -10 और c2 बराबर होगा -40। तो a1 अपॉन a2 का मान निकालें 3/6, तो ये आ जाएगा 1/2 और b1 अपॉन b2 का मान निकालें -5/-10, तो ये हो जाएगा माइनस कैंसिल, ये भी आ जाएगा आपका 1/2 और c1 अपॉन c2 का मान निकालें, c1 अपॉन c2 -20/-40 माइनस प्लस 20 एकन 20, 20 दूनी 40। तो क्या देखते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों अनुपात बराबर हैं, यानी x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात, अचर पदों का अनुपात बराबर है।
तो इस स्थिति में समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे। अगला इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, x माइनस 3y माइनस के 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस के 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और b1 का मान आएगा आपका -3 और c1 का मान आ जाएगा -7। a2 3, b2 -3 और c2 -15। a1 अपॉन a2 का मान निकालें तो a1 अपॉन a2 क्या होगा 1/3, और b1 अपॉन b2 का मान निकालेंगे तो जो हो जाएगा -3 इक्वल टू 1, माइनस माइनस कैंसिल। तो क्या देखते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, इसलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय। अब इसका जब अद्वितीय हल है तो इस हल को हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। ये जो समीकरण है 3x माइनस के 3y माइनस के 15, तो इसमें हम 3 से भाग दे सकते हैं, चूँकि 3 से ये विभाजित है। तो इसका जो दूसरा रूप होगा ये भी होगा x माइनस बाई, 3 से भाग दे देंगे और माइनस के 5 इक्वल टू 0। दोनों समीकरणों को लिख लेंगे और इनको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो शुरुआत करेंगे, बाई के गुणांकों को पहले लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे x और यहाँ लिख लेंगे बाई, यहाँ 1 लिख लेंगे। तो x के नीचे लिखेंगे बाई के गुणांक, तो बाई के गुणांक क्या है -3 और -1, तो यहाँ लिखो -3 -1, और उसके बाद में अचर पद -7 -5, उसके बाद x का गुणांक क्या है 1 और 1, और -3 और -1 को यहाँ फिर लिख देंगे -3 -1, -3 से ही शुरुआत की और -3 -1 से बाद में इसको लिख दिया जाएगा। अब x यहाँ लिख लेंगे x बट्टे बराबर बाई बट्टे और 1 बट्टे। x बट्टे करेंगे तो -3 का -5 में गुणा और माइनस का चिन्ह लगा के -1 का -7 में गुणा। तो -3 का -5 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 × 15, चिन्ह लगा लेंगे माइनस का। -1 का -7 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 7। बाई बट्टे करेंगे -7 का गुणा 1 में और माइनस का चिन्ह लगा के -5 का गुणा 1 में। तो -7 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा -7 और माइनस चिन्ह लगा लेंगे। -5 का गुणा 1 में करेंगे तो -5 आएगा, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। 1 अपॉन लिखना है, 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 आएगा और -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -1 + 3। x अपॉन यहाँ बचेंगे 8, बाई अपॉन यहाँ बचेगा -2 और 1 अपॉन यहाँ बचेगा 2। 3 में से 1 घट जाएगा, 2 बचेगा। अब हम x बटे 8 को लिख लें 1/2 के बराबर और बाई बट्टे -2 को लिखें 1/2 के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 8/2, 8/2, तो x बराबर आ जाएगा 4 और बाई बराबर आ जाएगा -2/2, ये आ जाएगा -1। तो x की वैल्यू आई 4 और बाई की वैल्यू -1। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये समीकरण युग्म दिया है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात अचर पद के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर या फिर इसकी तुलना कर लें a1x b1y + c1 = 0 से,
तो यहाँ पर A1 आ जाएगा आपका, A1 इक्वल टू आ जाएगा 2, B1 की वैल्यू आएगी 3 और C1 की वैल्यू आएगी -7। 7 को इधर पक्षांतर करेंगे तो -7 हो जाएगा। और A2 बराबर आ जाएगा A माइनस बी, B2 बराबर आ जाएगा आपका A प्लस बी और C2 बराबर होगा माइनस का 3A प्लस बी माइनस के 2। तो अपरिमित रूप से जब अनेक हल हैं तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और बराबर C1 अपॉन C2। तीनों रेशियो बराबर होते हैं, x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात। तो यहाँ पर लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन AB इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस बी इक्वल टू माइनस के 7 अपॉन माइनस के 3A प्लस बी माइनस 2। तो इन दोनों अनुपातों को बराबर लें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो ये आपका आ जाएगा 2A प्लस 2B इक्वल टू 3A माइनस 3B। इस 2A को इधर पक्षांतर कर देंगे और 3B को इधर पक्षांतर करके लाएंगे। तो ये हो जाएगा 3A माइनस 2A, 3A माइनस 2A इक्वल टू 2B प्लस 3B। तो यहाँ पर आ जाएगा A बराबर 3A में से A घट जाएगा, 3A में से 2A घटेगा तो A बचेगा और ये आपका हो जाएगा 5B। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब इन दोनों रेशियो हैं, इनको बराबर लिख दें और कैंची का गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, इसका गुणा करें तो जाएगा 9A प्लस 3B माइनस के 6, 9A प्लस 3B माइनस के 3 दूनी 6 इक्वल टू 7A प्लस 7B। इस 7A को इधर पक्षांतर करेंगे तो 9A माइनस के 7A और 7B को भी इधर पक्षांतर कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3B माइनस के 7B इक्वल टू 6 को इधर पक्षांतर कर देंगे प्लस के 6। तो यहाँ बचेगा 2A माइनस 4B इक्वल टू 6। इसमें 2 से भाग जाता है तो ये आपका हो जाएगा A माइनस 2B इक्वल टू 3। इसे लिख दें समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से A बराबर 5B समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से A इक्वल टू 5B समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में A की जगह पर 5B लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5B माइनस 2B इक्वल टू 3। तो यहाँ बचेगा 3B इक्वल टू 3। तो B इक्वल टू आ जाएगा 3 अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो B की वैल्यू कितनी आई 1, B इक्वल टू 1। B का मान समीकरण 1 में लिख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो B की जगह पर 1 लिखना है समीकरण 1 में। तो A बराबर हो जाएगा आपका 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, A इक्वल टू 5 और आंसर हो जाएंगे A इक्वल टू 5 एंड B इक्वल टू 1। ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो समीकरण युग्म है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1। इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है तो हम जानते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पर a1 इक्वल टू 3 और b1 इक्वल टू 1 एंड c1 इक्वल टू -1। तो लिख लेंगे a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -1 एंड c1 इक्वल टू आ जाएगा b1 इक्वल टू +1, c1 इक्वल टू -1। 1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो -1 होगा। a2 इक्वल टू आएगा 2k माइनस 1, b2 इक्वल टू k माइनस 1 एंड c2 बराबर आएगा -k 2k प्लस 1। अब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए a1 अपॉन a2
इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो A1 की वैल्यू 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। ये दोनों रेशियो समान होने चाहिए और बराबर नहीं होना चाहिए माइनस के 1 अपॉन माइनस के 2k प्लस 1, माइनस 1 प्लस हो जाएगा। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। 2k को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस के 1, 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3। यहाँ बचेगा 3k में से 2k घटाएंगे तो बचेगा k और 3 में से 1 घट जाएगा तो 2, k इक्वल टू आ गया 2। ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो क्वेश्चन है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 8x प्लस 5y माइनस के 9 बराबर 0 और 3x प्लस 2y, 4 को इधर पक्षांतर कर लेंगे, माइनस के 4 बराबर 0। तो इसको हमें प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकालेंगे और यदि समीकरण 1 से अगर x का मान निकालते हैं तो दूसरे में रखेंगे और दूसरे निकालेंगे तो पहले में रखेंगे। तो समीकरण 1 से ही x का मान निकाल लेते हैं। 1 से x का मान ज्ञात करेंगे, y का मान भी ज्ञात करके लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से 8x प्लस 5y बराबर 9। इसको, ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2। यहाँ से x का मान निकालें, 5y को पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 9 माइनस 5y, x इक्वल टू 9 माइनस 5y बटे 8। इसे लिख देंगे समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दूसरे समीकरण में x की जगह पर 9 माइनस 5y बटे 8 लिख देंगे। तो दूसरा समीकरण आपका क्या है, ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 3x की जगह पर 9 माइनस 5y बटे 8 प्लस 2y इक्वल टू 4। 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 15y बटे 8 प्लस 2y इक्वल टू 4। 8 से पूरे समीकरण में गुणा कर दें तो 27 माइनस 15y प्लस 16y इक्वल टू 32। तो यहाँ से 16 में से 15 घट जाएगा तो y बचेगा, 32 को पक्षांतर कर देंगे तो 32 माइनस 27 इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू कितना आया, 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y की जगह पर 5 लिख देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 5 बटे 8। तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 25 बटे 8। x इक्वल टू यहाँ बचेगा माइनस के 16 बटे 8, 8 दूनी 16। x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। ये हो जाएंगे समीकरण युग्म का हल हो जाएगा। और इसको हमने अभी प्रतिस्थापन विधि से हल किया है, अब इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण है 8x प्लस 5y माइनस के 9 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस के 4 इक्वल टू 0।
तो यहाँ लिखेंगे x बटे इक्वल टू पाई बटे और यहाँ लिखेंगे 1 बटे। यहाँ पर हम x के पद को दबाएं, x का पद को न लिखें, 5 y के पद से लिखना शुरू करें। यहाँ लिख लें x y और 1। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, y के गुणांक लिख लेंगे, y का गुणांक यहाँ 5 यहाँ 2 और अचर पद लिखेंगे माइनस के 9 माइनस के 4। उसके बाद में x का गुणांक लिखेंगे 8 3 और 5 और 2 को यहाँ लिख देंगे सबसे बाद में। एक बार फिर जैसे 5 2 से शुरुआत, 5 2 से ही लास्ट में ही 5 2 लिखा जाएगा। इस प्रकार लिखने के बाद x बट्टे क्या आएगा 5 गुणा माइनस 4 और फिर माइनस का चिन्ह लगा के 2 गुणा माइनस के 9। 5 गुणा माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस के 20। 2 गुणा माइनस 9, माइनस का चिन्ह लगाएंगे बीच में, 2 गुणा माइनस 9 कितना होगा माइनस के 18। बाई बट्टे करेंगे माइनस 9 गुणा 3 और माइनस 4 गुणा 8। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 9 गुणा 3 हो जाएगा माइनस के 27 और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस 4 गुणा 8 करेंगे तो माइनस के 32। 1/, लिखेंगे तो 8 गुणा 2, 8 गुणा 2 हो जाएगा 16 माइनस 3 गुणा 5, माइनस 3 गुणा 5 हो जाएगा 15। x बटे माइनस 20 प्लस 18 इक्वल टू y बटे माइनस के 27 प्लस 32 इक्वल टू 1 बटे 16 माइनस 15। तो ये हो जाएगा x अपॉन माइनस के यहाँ बचेंगे 2 इक्वल टू y अपॉन यहाँ बचेंगे आपके 5 और 1/16 में से 15 जाएगा तो बचेगा 1। अब x अपॉन माइनस 2 को 1 बट्टे 1 का मतलब 1 के बराबर लिखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -2 एंड y अपॉन 5 को 1/1 का मतलब 1 के बराबर लिखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 5 × 5 तो x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। तो इसको हमने प्रतिस्थापन विधि से भी हल किया और वज्र गुणन विधि से भी हल किया। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि से वज्र गुणन विधि अधिक उपयुक्त और सरल दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व में है तो किसी बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। पहला इसमें पार्ट है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम ये मान लेते हैं कि माना छात्रावास का नियत व्यय x रुपये तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है। तो प्रथम शर्त क्या है कि एक विद्यार्थी ए ने 20 दिन भोजन किया है। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, प्रथम शर्त के अनुसार ए ने 20 दिन भोजन किया है तो उसका जो नियत व्यय है x रुपये वो तो उसे देने ही पड़ेंगे, तो x रुपये तो देने ही पड़ेंगे। और 20 दिन का जो एक दिन का जो भोजन का मूल्य है y रुपये, तो 20 दिन का हो जाएगा 20 y। तो x रुपये देने पड़ेंगे और 20 y रुपये देने पड़ेंगे। टोटल एक कितने रुपए देता है 1000 रुपये। तो ये बराबर हो जाएगा 1000। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है कि एक विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है। तो नियत व्यय क्या है, इसका नियत व्यय x है तो x तो देना ही पड़ेगा, x तो देना है। और उसके बाद में एक दिन का 22 रुपये भोजन का मूल्य है तो 26 दिन का हो जाएगा 26 22 और वो 1180 रुपये
देता है। तो इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पर देखते हैं x के गुणांक बराबर हैं, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर विलोपन विधि से इसे सॉल्व कर देंगे। घटाएंगे तो माइनस माइनस और माइनस, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। 20 में से 26 घटाएंगे तो आएगा माइनस के 6 बाई, और 1000 में से 1180 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 180। तो बाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस 180/6, माइनस का माइनस और माइनस प्लस, बाई इक्वल टू 6 18 30। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर बाई की जगह पर 30 लिख देंगे पहले समीकरण में। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस बाई की जगह पर 30, 20 × 30 इक्वल टू 1000। तो x प्लस ये हो जाएगा 600 इक्वल टू 1000। तो x बराबर आ जाएगा 1000 माइनस 600 बराबर 400। x की वैल्यू आई 400, यानी जो नियत व्यय है वो 400 रुपये है, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बाई की वैल्यू माना था, तो ये आपका 30 रुपये है। तो इसी बात को लिख देंगे, छात्रावास का नियत व्यय है व्यय बराबर 400 रुपये और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 30 रुपये। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। वो 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर। तो भिन्न को मान लेंगे अंश बट्टे हर के रूप में। माना भिन्न x/22 है। प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त में भिन्न 1/3 हो जाती है यदि अंश में से 1 घटा दिया जाए। तो अंश क्या है? x। तो x में से 1 घटा देंगे, बाई को ऐसे ही रखेंगे और भिन्न हो गई 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस के 3 इक्वल टू बाई। बाई को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस के बाई, और 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 3। इसे डाल दें समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त क्या है? भिन्न 1/4 हो जाती है यदि हर में 8 जोड़ दें। तो अंश को ऐसा ही रखेंगे, हर में 8 जोड़ देंगे तो भिन्न हो गई 1/4। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू बाई प्लस 8। बाई को पक्षांतर करेंगे तो 4x माइनस बाई इक्वल टू 8। ये समीकरण नंबर 2। इसको यहाँ लिख लेंगे 4x माइनस बाई इक्वल टू 8। ये आपका दूसरा समीकरण था। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर देंगे। बाई और बाई के गुणांक बराबर हैं तो घटाने पर, और चिन्ह भी समान है तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 3x में से 4x जाएगा तो माइनस x, और 3 में से 8 घटा देंगे तो माइनस के 5। x इक्वल टू आ जाएगा 5। माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह पर 5 पहले समीकरण में लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 3 × 5 माइनस बाई इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 15 माइनस के बाई बराबर 3, माइनस के बाई बराबर 3 माइनस के 15, और माइनस बाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 12। माइनस माइनस कैंसिल तो बाई बराबर 12। आंसर हो जाएंगे x इक्वल टू 5 और बाई इक्वल टू 12। x को भिन्न हमारी हो जाएगी, भिन्न बराबर x/22 थी भिन्न, x की जगह पर 5 और y की जगह पर 12, 5/12। ये हो जाएगा आंसर। अगला पार्ट है इसका थर्ड। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? मान लेते हैं
कि सही प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या x तथा अशुद्ध प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या y है। यानी उसने x प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं और y प्रश्नों के अशुद्ध उत्तर दिए हैं, यानी गलत उत्तर दिए हैं। कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे? x प्लस y। प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त है उसको 3 अंक मिले, सही उत्तर पर 3 अंक मिले और सही प्रश्नों को उत्तर देने की संख्या x है, तो उसे कितने अंक मिलेंगे? 3x। एक प्रश्न उसने अशुद्ध उत्तर तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो गई, तो 1 अंक की कटौती हुई और प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या कितनी? y अशुद्ध प्रश्नों के, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस के y और उसे नंबर कितने मिले? 40। यानी 3x में से y घट जाएगा जो गलत है। ये आपका समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त में लिखा है उसे 4 अंक मिलते हैं सही उत्तर पर और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। 4 अंक मिलते हैं सही उत्तर पर और 2 नंबर उसके कट जाते हैं गलत पर, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू नंबर कितने मिलते हैं? 50। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2। क्या देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 में यहाँ y का गुणांक कितना? 2, यहाँ y का गुणांक 1, तो पहले समीकरण में 2 से गुणा कर लें, तो ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 2y 6x माइनस 2y इक्वल टू 80 और 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। दोनों समीकरणों को घटा देंगे, चूँकि इनके जो यहाँ माइनस माइनस दोनों चिन्ह समान हैं, तो ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 6x में से 4x घटेंगे तो माइनस के 2x और 80 में से 6x में से 4x घटेंगे तो प्लस के 2x और 80 में से 50 को घटा देंगे तो बचेगा 30। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, 2 से भाग लग जाएगा 30 में, x बराबर कितना आ जाएगा? 15। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x की जगह पर समीकरण 1 में 15 लिख दें, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 15 माइनस के y बराबर 40, तो ये हो जाएगा 15 थी 45 माइनस y इक्वल टू 40, तो माइनस y इक्वल टू 40 माइनस 45 को 75 कर देंगे तो 40 माइनस 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस के 5, माइनस y इक्वल टू माइनस 5, तो y इक्वल टू आ जाएगा 5। तो यानी सही प्रश्नों को उत्तर देने की संख्या 15 है और अशुद्ध प्रश्नों को उत्तर देने की संख्या 5 है। कुल प्रश्न हो गए, कुल प्रश्न हो जाएंगे x प्लस y, तो x की वैल्यू 15 प्लस y की वैल्यू 5 इक्वल टू 20। तो टोटल प्रश्न कितने हुए? 20। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 4th पार्ट। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे बाद मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल y किलोमीटर पर आवर्स यानी प्रति घंटा है। तो ये राजमार्ग है, इस पर 2 बिंदु हैं A और B। कारें, एक कार चलती है A से और दूसरी कार चलेगी B से, एक ही दिशा में जा रही हैं और प्रथम शर्त में एक ही दिशा में कारें गतिमान हैं। तो ये प्रथम शर्त में क्या है? एक ही दिशा में गतिमान है, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ कर रही हैं ये और 5 घंटे बाद मिलती है। भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो 5 घंटे में पहली कार द्वारा कितनी दूरी तय कर ली जाएगी?
5x, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो समय है 5 और चाल है x। तो पहली कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी 5x और दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी 5y। पहली कार द्वारा चली गई दूरी 5x, दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी 5y और दोनों दूरियों का जो अंतर है वो कितना है 100 किलोमीटर। तो इसमें 5 से भाग जाता है तो 5 से भाग दे देंगे तो जो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5 दूनी 10 20। इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त में यदि कारें भिन्न भिन्न दिशा में चलें, यानी एक ए इधर से जाए और बी इस दिशा में जाए, तो वे 1 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। तो यानी 1 घंटे में ए द्वारा चली गई दूरी कितनी है x और बी द्वारा चली गई दूरी y। और ध्यान रखेंगे एक ही दिशा में जब गतिमान है तो ये दूरियां जुड़ जाएंगी, यानी x दूरी चल ली ए ने और y दूरी चल ली b ने, यहाँ मान लीजिए एक दूसरे से मिल जाएंगी। ये दूरी x चली a द्वारा और बाई किलोमीटर चल गई b द्वारा। चूँकि 1 घंटे में इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में चली गई दूरी x किलोमीटर। 1 घंटे बाद मिलती हैं तो x प्लस बाई ये हो जाएगा आपका दूरी कितनी है 100। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 100 है। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को यहाँ देखें, बाई का गुणांक और बाई का गुणांक समान है, एक्स का गुणांक भी समान है। जोड़ने पर समीकरण जोड़ देंगे तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा बाई से बाई कैंसिल, एक्स हो जाएगा 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 120। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 से भाग दे देंगे 60 और x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में x की जगह पर 60 लिख दें यहाँ। तो जो हो जाएगा 60 माइनस बाई इक्वल टू 20 माइनस बाई इक्वल टू 20 माइनस के 60, तो माइनस बाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 40, बाई इक्वल टू 40। तो पहली कार की चाल हो गई 60 किलोमीटर जो हमने x मानी थी और दूसरी कार की चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिखते हैं अतः पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, इसका जो 5वां पार्ट है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना आयत की लंबाई x इकाई तथा चौड़ाई y इकाई है। प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त में लिखा है, हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x गुणा y वर्ग इकाई। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x गुणा y वर्ग इकाई। अब इसमें लिखा है प्रथम शर्त में कि लंबाई 5 कम कर दें और चौड़ाई को 3 बढ़ा दें। तो लंबाई कितनी है x, इसमें 5 कम कर देंगे तो x माइनस के 5, चौड़ाई में 3 बढ़ा देंगे y प्लस 3। क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी आती है तो इसका क्षेत्रफल कितना है एक्स वाई, इसमें 9 वर्ग इकाई की कमी आती है। तो लंबाई को 5 घटाने पर, चौड़ाई को 3 बढ़ाने पर ये नया क्षेत्रफल है और ये बराबर होगा किसके, जो एक्स वाई है उसमें से 9 घटा देंगे, 9 वर्ग इकाई की कमी आती, दोनों बराबर होंगे। इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स बाई, एक्स का गुणा बाई में एक्स वाई प्लस एक्स का गुणा 3 करें तो 3x, माइनस 5 का गुणा बाई में करेंगे माइनस के 5 बाई, माइनस 5 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस के 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस के 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा
तो यहाँ बचेगा 3x माइनस के 5y, 15 को पक्षांतर कर देंगे तब माइनस के 9 प्लस 15, 3x माइनस के 5y इक्वल टू यहाँ बचेगा 6। इसे लिख देंगे समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या है? द्वितीय शर्त में उस आयत की लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई को बढ़ा दीजिए 3 इकाई और चौड़ाई को बढ़ा दें 2 इकाई। चौड़ाई को 2 बढ़ा दीजिए। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, और ये बराबर होना चाहिए जो पहले क्षेत्रफल कितना था xy, इसमें 67 की वृद्धि हो जाती है। गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा xy प्लस 2x प्लस 3y और 3 दूनी 6, और ये आपका हो जाएगा xy प्लस 67। xy से xy कैंसिल, तो यहाँ 2x प्लस 3y और 6 को पक्षांतर करेंगे तो 67 में से 6 घट जाएगा, 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। इसे लिख देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखें तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 5, यहाँ x का गुणांक कितना है? 3। तो यहाँ गुणा कर दें 3 का और इसमें कर दें 5 का, दोनों में y का गुणांक है। इसमें y का गुणांक है 5, इसमें y का गुणांक है 3। तो यहाँ इसमें गुणा कर दें 3 का और इसमें कर दें 5 का, तो समीकरण तो y के गुणांक कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। समीकरण 1 गुणा 3 तथा समीकरण 2 गुणा 5 से 1 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस के 15y इक्वल टू 18, और इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10x प्लस 15y इक्वल टू, यहाँ 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3, कितने गुणा 5 का? 5 6 के 30, 305। अब दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। यहाँ माइनस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा 19x इक्वल टू, इसको जोड़ लेंगे 323। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 323 बटे 19, 19 एकन 19, और यहाँ बचेगा आपका 13, 19 सत्ते 133। x इक्वल टू आ गया 17। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह पर 17 लिख देंगे पहले समीकरण में। पहला समीकरण ये है, इसमें लिख देंगे 3 इंटू एक्स की जगह पर 17 माइनस के 5y इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 17 3 51 माइनस 5y इक्वल टू 6, माइनस के 5y इक्वल टू 6 माइनस के 51 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 5y इक्वल टू 6 में से 51 घटाएंगे तो माइनस के 45, तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 45 बटे माइनस के 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो 5 में 45, y इक्वल टू 9। x की वैल्यू आई 17, y की वैल्यू 9, अतः आयत की जो लंबाई है वो 17 इकाई और चौड़ाई 9 इकाई है। तो यहाँ लिख देंगे अतः आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई और आयत की चौड़ाई बराबर 9 इकाई। ये हो जाएगा आंसर। तो ये प्रश्नावली के प्रश्न पूरे होते हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में।